गुड मॉर्निंग। ये क्लास 8 के लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्लास 8 में अभी तक मैंने क्या सिखा दिया था? क्लास 8 में मैंने वर्क इंट्रोड्यूस कर दिया था। मैंने आपको ये बता दिया है कि व्हाट डू यू मीन बाय वर्क। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे वर्क डन कैसे कैलकुलेट करना है ये मैंने आपको सिखा दिया था। वर्क डन का क्या मतलब है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उस पर अगर आपने फोर्स अप्लाई किया है तो बिकॉज ऑफ दैट फोर्स जो भी डिस्प्लेसमेंट होता है उस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट होगा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। ठीक है, अब कॉस थीटा एक फैक्टर होता है जो क्या करता है, थीटा, यहाँ पे थीटा जो है वो वेक्टर एंगल है, या ऐसा बोलते हैं थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये तीन क्वांटिटीज पे क्या होता है, वर्क डन डिपेंड करता है। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि सर एनसीईआरटी बुक में सिर्फ मेरे को वर्क डन का डेफिनेशन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट गिवन है, तो ये इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। अगर आप ये cos थीटा वाला फैक्टर नहीं मल्टीप्लाई करोगे तो आप कभी भी जीरो वर्क डन फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जब भी आप वर्क डन कैलकुलेट करते हो आपको फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और cos थीटा इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। cos थीटा क्या है? तो थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, इसके बाद मैंने क्या किया था, मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में एनर्जी स्टार्ट किया था। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या किया था, एनर्जी स्टार्ट किया था। आज थोड़ा चेंज करते हैं बैकग्राउंड, ऐसा बैकग्राउंड ले लेते हैं। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या किया था, एनर्जी स्टार्ट किया था। और राइटिंग कलर ले लेते हैं ये। अब एनर्जी में मैंने आपको डेफिनेशन क्या बताया था, कभी भी अगर आपको एनर्जी डिफाइन करना है तो एनर्जी का मतलब होता है इट इज द कैपेसिटी, इट इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी को कैसे डिफाइन करना है, एनर्जी क्या है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। इसका ये मतलब होता है कि इफ एनी ऑब्जेक्ट इज हैविंग सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी, ठीक है, कोई टाइप का भी एनर्जी होगा, अभी किस टाइप का एनर्जी वो मैं नहीं बता रहा आपको, मैं इतना बोल रहा कि इफ एनी ऑब्जेक्ट इज हैविंग सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी, the object is capable of doing work. The object is capable of doing work. ये स्टेटमेंट आपको क्या करना है, एनर्जी के बारे में याद रखना है। ठीक है, एनर्जी क्या है, तो एनर्जी इज द कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क। और ऐसा याद रखना कि किसी भी ऑब्जेक्ट के पास अगर एनर्जी है तो वो उस एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हमेशा कन्वर्ट कर पाए, लेकिन वो कर सकता है। अच्छा, अब कुछ टाइप्स ऑफ एनर्जी अगर मैं आपको बता दूं, ठीक है, कुछ टाइप्स ऑफ एनर्जी आप पहले से भी आप जानते होंगे। टाइप्स ऑफ एनर्जी, अगर मैं टाइप्स ऑफ एनर्जी के बारे में बात करूं तो सबसे कॉमनली जो हम एनर्जीज देखते हैं वो होता है एनर्जी फ्रॉम सन। एनर्जी फ्रॉम सन जो है वो क्या है, दिस इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब इस प्लैनेट में, अर्थ में जितना भी एनर्जी आया है, ऐसा बोला जाता है कि ऑल दिस energies have evolved from sun only. तो एनर्जी फ्रॉम द सन, पहला जो एनर्जी है उसको हम क्या लिख रहे हैं, एनर्जी फ्रॉम सन। अब आपको पता होगा सन से हमें क्या मिल रहा है, एनर्जी मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट। और बहुत ही पुराने टाइम से इस लाइट और हीट को हम क्या कर रहे हैं, एक्सटेंसिवली यूज कर रहे हैं अपने डे टू डे लाइफ को मैनेज करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने आपको बना दिया एनर्जी फ्रॉम सन। उसके बाद क्या हो सकता है, और भी बहुत सारे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं जहां से हम क्या करते हैं, एनर्जी ड्रॉ करते हैं। जैसे विंड एनर्जी। विंड एनर्जी क्या होता है, वो तुमने विंड मिल्स वगैरह देखा होगा। विंड मिल्स को यूज किया जाता है, जैसे डेनमार्क एक कंपनी है जहां पर विंड मिल्स को बहुत एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, वहां पे विंड मिल्स यूज होता है। मतलब यू कैन फाइंड द wind energies are more prominently used than those conventional method of energy production. मतलब यहाँ पे जैसे हम इंडिया में क्या करते हैं, कोल, पेट्रोलियम और ये सब यूज करते हैं ना, डेनमार्क जैसा जो कंपनी है वहां पर विंड एनर्जी बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली यूज होता है।
इंडिया में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट बन रहे हैं जहां पर विंड एनर्जी को यूज किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, वाटर एनर्जी या वाटर एनर्जी। अब ये वाटर एनर्जी कहाँ पर होता है, तो वो जो हाई टाइड्स या जो वाटर करंट्स होता है उनको यूज किया जाता है करंट प्रोड्यूस करने में। तो वहां पर भी हम एक फॉर्म ऑफ एनर्जी देख रहे हैं, उसको क्या बोल रहे हैं, वाटर एनर्जी। ऐसे बहुत सारे फॉर्म ऑफ एनर्जी और हो जाएंगे। आप एनर्जी देखोगे इन टर्म्स ऑफ हीट, कुछ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं जो क्या करते हैं, हीट के फॉर्म में एनर्जी स्टोर करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ एनर्जी हो सकते हैं। फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप अपने डे टू डे लाइफ में अपने आसपास में देखते हो, जैसे जो फैन है, बल्ब है, ट्यूब है, ये सब जितने भी अप्लायंसेज है, ये सब क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जैसे फैन क्या कर रहा है, फैन जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके उसको मैकेनिकल एनर्जी में या विंड एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। लाइट के जो बल्ब्स होते हैं, बल्ब्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में यूज करते हैं। जो हीटर्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में यूज कर रहे हैं। तो कुछ टाइप्स ऑफ एनर्जीज होते हैं और इसके सोर्सेज आप चाहो तो डिटेल में पढ़ सकते हो। इसके अलावा इंडिया में जो हम यूज करते हैं वो क्या होता है, न्यूक्लियर एनर्जी। अब ये न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर आपने अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप जानते होंगे कि एक न्यूक्लियस होता है जिसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं। अब ये जो न्यूक्लियस होता है ये कॉम्पैक्ट होता है और इसके अंदर ही प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इसके अंदर ही क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। जब ये न्यूक्लियस टूटते हैं ना तो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी। तुमने सुना होगा यूरेनियम इज यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो यूरेनियम का जो न्यूक्लियर एनर्जी होता है उसी को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में यूज करते हैं। तो दीज आर सम सोर्सेज ऑफ एनर्जी, और इससे जो जिस टाइप के एनर्जीज निकलते हैं वो हमने क्या किया आपको बता दी, ठीक है। अब बहुत सारे सोर्सेज ऑफ एनर्जी हो सकते हैं, जियोथर्मल हो सकता है, वगैरह वगैरह हो सकता है, सबको डिस्कस नहीं करेंगे या सब हमारे काम के हैं भी नहीं। हम क्या करेंगे, हम बेसिकली बात करेंगे मैकेनिकल एनर्जी के बारे में। फिजिक्स में हम जो सीखेंगे वो हम बेसिकली जिसके बारे में बात करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी। अब ये मैकेनिकल एनर्जी क्या है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट के पास दो तरह का मैकेनिकल एनर्जी होता है, ठीक है। एनी ऑब्जेक्ट कैन possess two types of mechanical energy, two types of mechanical energy, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट के पास दो तरह का मैकेनिकल एनर्जी होता है। अब ये दो टाइप का मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा, पहला होगा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। पहला एनर्जी हम क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी, और दूसरा एनर्जी हम क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। तो कभी भी अगर कोई आपसे पूछे कि आपको मैकेनिकल एनर्जी फाइंड करना है, और क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो होता है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट का जो होगा वो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब हम जो सिलेबस पढ़ेंगे ना उसमें हम सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी के बारे में बात करेंगे, बाकी लाइट एनर्जी, विंड एनर्जी, साउंड एनर्जी, ये सब के बारे में हम नहीं बात करने वाले। हम सिर्फ बात करेंगे मैकेनिकल एनर्जी। और जब भी मैं आपको बोलूं कि टोटल एनर्जी, जब भी मैं आपको बोलूं कि आपको ऑब्जेक्ट का टोटल एनर्जी कैलकुलेट करना है, मींस यू हैव टू कैलकुलेट इट्स काइनेटिक एनर्जी प्लस इट्स पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, अब डिटेल से समझते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी समझना थोड़ा आसान है, पहले देख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, एनी ऑब्जेक्ट which is moving, any object which is moving possesses, possess मतलब उसमें होता है, ठीक है। जैसे you get possessed by a ghost, मतलब घोस्ट तुम्हारे अंदर है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा, लेकिन बोलते हैं ना possession है। तो any object which is moving possesses an energy
because of its speed, because of its speed, this energy is known as, this energy is known as kinetic energy, kinetic energy of the object. बात समझ में आ रहा है? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूविंग है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूविंग है तो उस मूविंग ऑब्जेक्ट के पास क्या होता है, बिकॉज ऑफ इट्स स्पीड, उसके स्पीड के कारण उसके पास एक एनर्जी है और उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, उसका काइनेटिक एनर्जी। अब ये काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो मैथमेटिकली काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय, काइनेटिक एनर्जी शॉर्ट फॉर्म से मैंने ऐसा लिख दिया, हाफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसका मास, इनटू स्पीड का स्क्वायर, इनटू स्पीड का स्क्वायर। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। बहुत ही कॉमन सा डेफिनेशन है, आपने शायद सुना भी होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है तो आप सिंपली क्या कर दो, हाफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट और वी स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन दूं आपको। क्वेश्चन कैसा है, एक ऐसा सरफेस है और इस सरफेस में क्या है, एक ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मास कितना है, मास मान लेते हैं इसका 20 kg का मास है, और इस 20, ये जो 20 kg का ऑब्जेक्ट है ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, कुछ स्पीड ले लो इसका 10 मीटर पर सेकेंड से ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला देखेंगे, हमें कैलकुलेट करना है काइनेटिक एनर्जी, और किसी भी ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू स्पीड का स्क्वायर। अब हाफ अपने को पता है कि हाफ क्या होता है, ऑब्जेक्ट का मास गिवन है क्वेश्चन में 20 का है, स्पीड कितना है, ऑब्जेक्ट का स्पीड जो है वो 10 का है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर मतलब 10 इज मल्टीप्लाइड 2 टाइम्स, ये 1 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब 10 10 10 सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, ये सॉल्व करने पर आ जाएगा 1000। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एनर्जी है, मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बताया था कि एनर्जी एंड वर्क डन शेयर द सेम एसआई यूनिट, जो एसआई यूनिट एनर्जी का होता है वही एसआई यूनिट वर्क डन का भी होता है। तो काइनेटिक एनर्जीज को भी हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, जूल्स में, ठीक है। इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको मेंशन कर देंगे। मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन बता दिया। अच्छा, अब इसमें ना एक सीजीएस यूनिट भी होता है, वो भी बता देता हूँ। नेक्स्ट में क्या करते हैं, सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी या वर्क डन, ठीक है। सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी या वर्क डन, एनर्जी और वर्क डन दोनों एक जैसे यूनिट है, तो उसमें सीजीएस, सीजीएस का मतलब ये अलग से यूनिट होता है। C stands for centimeter, G stands for gram, S stands for seconds। और SI सिस्टम में एक हमारे पास SI सिस्टम भी होता है ना, तो CGS सिस्टम में हमें क्या करना है, एनर्जी का यूनिट फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब क्या होता है, हम ये जानते हैं कि SI यूनिट, ये एकदम ध्यान से याद रखना, SI यूनिट ऑफ वर्क डन या SI यूनिट ऑफ एनर्जी, ये क्या है, जूल्स है ना। और जूल्स का मतलब क्या था, जूल्स का मतलब होता था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन को अगर मैं सिंपल केस में लिखूं तो ये क्या होता था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अच्छा, इनटू कॉस थीटा, कॉस थीटा का कोई यूनिट नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि ये तो रेशियो था ना साइड का। ये कॉस थीटा क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये सब मैंने इसे पहले वाले लेक्चर में बताया है, तो ध्यान से एक बार आप वापस से देख लेना अगर आपको डाउट हो तो।
तो कॉस थीटा क्या है, ये यूनिट लेस है, इसका कोई यूनिट नहीं है, तो वर्क डन का यूनिट जो है, अब फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, फोर्स का ऐसा यूनिट होता है 1 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट क्या है 1 मीटर। तो जो वर्क डन है उसको आप क्या कर सकते हो, आप इस तरह से भी लिख सकते हो 1 न्यूटन इंटू मीटर। अब ये जो 1 न्यूटन मीटर था इसी को हमने प्यार से क्या बोला था, 1 जूल ऑन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। तो मेरे पास वर्क डन का जो यूनिट है, या तो आप लिख दो 1 न्यूटन इंटू मीटर या आप 1 जूल भी लिख सकते हो, ठीक है, ये दोनों ऐसा ही स्टैंडर्ड्स है, ये भी ऐसा ही स्टैंडर्ड्स है, और ये न्यूटन मीटर को एक कॉमनली नाम दे दिया गया है जूल। बात समझ में आया है क्या? अच्छा, अब मुझे क्या करना है, सीजीएस यूनिट फाइंड करना है। अब जो एनर्जी का यूनिट होगा वही वर्क डन का यूनिट होगा, तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं फाइंड करने वाला हूं सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी और वर्क डन, ठीक है। अब फिर से हम क्या जानते हैं, ये जो वर्क डन होता है, या मैं इस बार एनर्जी से लिख दूंगा तब भी आपको समझ में आएगा, नहीं वर्क डन से ही लिख देता हूं। मैं अगर वर्क डन से लिखूं तो वर्क डन को फिर से क्या लिखेंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसा लिखेंगे ना। अच्छा, अब जो मैं बोल रहा हूँ शायद आप नहीं जानते होंगे, फोर्स का सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन, DYNE, डाइन, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्स के प्लेस में क्या लिख देंगे, फोर्स के प्लेस में लिख देंगे डाइन। और डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं सीजीएस यूनिट में बात, डिस्प्लेसमेंट का मतलब तो लेंथ होता है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे रख देंगे सेंटीमीटर। अब ये जो डायन इंटू सेंटीमीटर है इसी को हम क्या बोलेंगे, अर्ज। ये बिल्कुल नई बातें हैं, इस तरह से हमने कभी नहीं पढ़ा होगा शायद। हमने क्या बताया, ये जो फोर्स है, सिर्फ फोर्स का जो सीजीएस में यूनिट होता है उसको क्या बोलते हैं, डायन, DYNE, और डायन इंटू सेंटीमीटर को ही एक साथ क्या बोलते हैं, अर्ज। अब मैं इनमें रिलेशन भी समझा दूंगा, लेकिन पहले ये डाइन और अर्ज का मतलब समझ लेते हैं कि ये लोग होते क्या है। ये डाइन देख के डरना नहीं है, डराने वाले डाइन नहीं है, ऐसा नहीं सोचना कि ये फोर्स का डाइन डाइन हो गया तो डर आ जाएगा, अपने डर लग जाएगा, ऐसा नहीं है। अब ये डाइन का मतलब क्या है, हमने फोर्स का डेफिनेशन क्या जानते हैं, हम फोर्स को, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं सीजीएस यूनिट फाइंड करता, सीजीएस यूनिट फॉर फोर्स, फोर्स का अगर मुझे सीजीएस यूनिट फाइंड करना है तो मास का सीजीएस यूनिट लिखना पड़ेगा। मास का सीजीएस यूनिट होता है ग्राम, यहाँ पर ये जो जी होता है, जी स्टैंड्स फॉर ग्राम ही होता है। और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है क्या, मैंने एक्सेलरेशन उनको पहले वाले लेक्चर में बताया है। एक्सेलरेशन होता था चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, ऐसा कुछ मैंने आपको पहले सिखाया है ना। अच्छा, अब अगर मैं सीजीएस यूनिट में लिखूं, सीजीएस यूनिट में इसको क्या लिखेंगे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब इसको ऐसा लिखते हैं, ऐसा यूनिट में एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर था ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सीजीएस यूनिट में मीटर के प्लेस में क्या रख देंगे, मीटर के प्लेस में रख देंगे सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर। तो ये जो यूनिट बन रहा है यहाँ पर, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड माइनस 2, इसी पूरे टर्म को ही हम क्या बोलते हैं, ये पूरा जो मेरे पास है ग्राम सेंटीमीटर माइनस 2, इसी पूरे को हम क्या बोलते हैं, डाइन, DYNE। बात समझ में आ रहा है। अब यहां से अगर मैं SI यूनिट ऑफ वर्क डन कैलकुलेट करूं, ये शायद थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन आपको ये सब बातें याद रखनी है कि ऐसा बोलते हैं। CGS यूनिट ऑफ वर्क डन, तो वर्क डन को क्या लिखते हैं, वर्क डन को फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब जब आप देखोगे तो मैंने फोर्स का सीजीएस यूनिट आपको क्या बताया था, डायन बताया था क्या, तो यहाँ पे लिख दो DYNE, डायन इनटू डिस्प्लेसमेंट में सेंटीमीटर लिख देंगे। अब ये जो डायन इनटू सेंटीमीटर है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, 1 अर्ज। तो आप याद रखना कि एसआई यूनिट, अगर कोई आपसे पूछे कि एसआई यूनिट फोर्स का क्या है तो न्यूटन, सीजीएस यूनिट फोर्स का क्या है तो डायन, एसआई यूनिट वर्क डन का क्या है जूल्स, और सीजीएस यूनिट वर्क डन का क्या होगा अर्ज, ठीक है। इतना आपको क्या करना होता है, याद रखना होता है। अच्छा,
इसमें एक रिलेशन भी होता है, रिलेशन बिटवीन CGS unit and SI unit of वर्क डन। अब CGS यूनिट और SI यूनिट मतलब अर्ज और जूल में क्या रिलेशन है, तो ये सब अभी क्या करेंगे, याद रख लेंगे। याद क्या रखना, 10⁻7 अर्ज का जो वर्क डन होगा वो 1 जूल के बराबर होगा। कैसे आया, कहां से आया, ये सब हायर क्लासेस में देखेंगे। बस इतना याद रख लेना कि 10⁻7 जूल्स ऑफ 7 अर्ज ऑफ वर्क जो होता है वो 1 जूल्स के बराबर होता है। ठीक है, ये थोड़ा टफ हो जाएगा अभी के लिए, ऐसा कुछ जानते नहीं होंगे शायद अभी। सिंपल से अगर मैं बोलूं कि मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है, जैसे क्वेश्चन क्या होता है, अभी तो आपके लिए सिंपल क्वेश्चन ही आएंगे। जैसे मैं ऐसा बोलूं कि एक ऑब्जेक्ट है 20 kg का, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है 20 kg का, और ये क्या कर रहा था, ये मूव कर रहा था मान लो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और बिकॉज ऑफ अ फोर्स, ठीक है, बिकॉज ऑफ अ फोर्स ये पहले 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कर रहा था। फोर्स लगने के कारण क्या हो गया, ये जो 20 kg का ऑब्जेक्ट था इसका स्पीड चेंज होके 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है आपसे, क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द चेंज इन kinetic energy, find the change in kinetic energy of the object, ये पूछा गया है। ठीक है, कि ऑब्जेक्ट के काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज आया होगा ये कैलकुलेट करना है। अब हमेशा याद रखना, फिजिक्स में कभी भी अगर आपको चेंज कैलकुलेट करना है, कभी भी फिजिक्स में आज के बाद से चेंज कैलकुलेट करना है किसी भी यूनिट में, फिजिक्स में चेंज का मतलब होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। मैंने ऐसा कुछ ना तुमको एक्सेलरेशन के टाइम में सिखाया था। एक्सेलरेशन में क्या बोलते थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को एक्सेलरेशन बताया था क्या? ठीक है, तो जब वहां पे चेंज लिखा था तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी लिखा था ना, और रेट होता था तो टाइम से डिवाइड किया था। सिर्फ चेंज अगर फिजिक्स में कैलकुलेट करना है कभी भी, तो क्या करेंगे, फाइनल वैल्यू को इनिशियल वैल्यू से माइनस कर देंगे तो वो चेंज आपको मिल जाएगा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है ना। अगर मुझे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है तो मैं ऐसा लिखूंगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मैं लिख दूंगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी को इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा। यही तो कैलकुलेट करना है ना। अच्छा, अब नीचे में स्पेस है नहीं तो पहले क्या करते हैं, थोड़ा स्पेस खाली करते हैं, फिर क्वेश्चन को डायग्राम में हटा दे रहा हूँ। डायग्राम आप स्क्रीन पॉज करके क्या करना है, ड्रॉ कर लेना। अगर मैं लिखूं फाइनल काइनेटिक एनर्जी, मैं फाइंड कर रहा हूं ऑब्जेक्ट का फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे, तो हाफ, मास तो चेंज होता नहीं है, ऑब्जेक्ट का मास फिक्स्ड है, तो हाफ इंटू 20 इंटू फाइनल स्पीड का स्क्वायर। इसका फाइनल स्पीड कितना है, 25, तो 25 का स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। अच्छा, 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 6250। अच्छा, अभी सब कुछ SI स्टैंडर्ड्स में चल रहा है, तो इसका भी यूनिट क्या लिखोगे, जूल्स लिखोगे, या तो जूल्स लिख दो या सिर्फ कैपिटल J लिख देना। अच्छा, उसी तरह अगर मैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करता, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो फिर से फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, हाफ, ऑब्जेक्ट का मास कितना है 20, और इनिशियल स्पीड का स्क्वायर, इनिशियली उसका स्पीड कितना था 5, तो 5 का स्क्वायर। ये और इसको अगर मैं कैंसिल कर दूं
तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, तो यहाँ पे लिख देना 25 इंटू 10, ये हो जाएगा 250 जूल्स। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पर मैंने फाइनल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट किया, यहाँ पर मैंने इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट किया। अब मुझे क्या करना है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है। तो अगर मुझे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है तो चेंज का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, फाइनल वैल्यू को इनिशियल वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर मुझे कैलकुलेट करना है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनली मेरे पास काइनेटिक एनर्जी कितना आने वाला था 6250 का आने वाला है। इसमें से इनिशियल वाले वैल्यू को माइनस कर दो, इनिशियल कितना था 250 का था। जब आप सिंप्लीफाई कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 6000 जूल्स का हमारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है। आसान है क्या? हाँ या ना? पहला क्वेश्चन हमने देखो, सबसे सिंपल क्वेश्चन हमने क्या देखा कि ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी कैसे कैलकुलेट करोगे, तो उसका मास गिवन है, उसका स्पीड गिवन है, मास और स्पीड गिवन है, तो हाफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू स्पीड का स्क्वायर कर दोगे तो उसका इनिशियल उसका काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। अच्छा, दूसरा जो टाइप का क्वेश्चन आता है उसमें क्या होता है, दूसरे टाइप के क्वेश्चन में आपको पहले उसका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालने को आता है क्वेश्चन। अब जब भी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पूछा जाए तो आप क्या करना, पहले फाइनल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लेना, फिर फाइनल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लेना, दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट कर लेना, वही क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन होता है वो भी बता देता हूँ। एक और क्वेश्चन कैसा है, मान लो एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या गिवन है, एक ऑब्जेक्ट है 10 kg का, ठीक है, और ये क्या कर रहा था 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा था। इस ऑब्जेक्ट पे मैंने फोर्स अप्लाई किया, जब तक फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे ऑब्जेक्ट का स्पीड नहीं चेंज होगा। मान लो ये 10 kg का ऑब्जेक्ट है और बिकॉज ऑफ द फोर्स, जो भी मैंने इस पे फोर्स अप्लाई किया उसके कारण इसका जो स्पीड है वो 20 मीटर पर सेकेंड का हो गया। ठीक है, अच्छा, अब मुझसे ये पूछा गया है क्वेश्चन में, आप क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द परसेंटेज, find the percentage change in kinetic energy, ये पूछ रहे हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, अब क्या पूछ रहे हैं, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला या वैल्यू क्या होता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इस तरह से हमने क्या कर लिया, चेंज निकाल लिया ना, चेंज का फॉर्मूला हमने इससे पहले वाले क्लास में देखा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा था। अब जब भी परसेंटेज चेंज निकालना, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है चेंज इन एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एनर्जी या ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी इनटू 100। इसको यूज करोगे, ये फॉर्मूला होगा परसेंटेज चेंज का। देखो चेंज जब भी मुझे, सबसे पहले तो मैं काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना जानता हूँ ना, काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या करेंगे, हाफ mv स्क्वायर कर देंगे। फिर मुझे कैलकुलेट करना सीखा हमने कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे कैलकुलेट करना है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी को इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से माइनस कर देंगे। अब नेक्स्ट में हम क्वेश्चन को और आगे लेके जा रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ कि अब परसेंटेज चेंज बताना है। तो जब भी परसेंटेज चेंज पूछा जाए तो आप क्या करना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को ओरिजिनल मतलब इनिशियल वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, आप चाहो तो यहाँ पर इनिशियल भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लिख दो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनटू 100। अब इस पूरे को सिंपलीफाई कर दोगे, सबका वैल्यूज पुट कर देना, जो भी आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो एक एक करके क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं कैलकुलेट करता हूँ फाइनल काइनेटिक एनर्जी, एक एक करके हम सारे वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं। अभी इसको रहने देते हैं, मैंने जो भी फॉर्मुलाज यूज होने हैं वो तुमको बता दिए। सबसे पहले मैं कैलकुलेट करता हूँ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी देखो कितना होगा, हाफ, मास कभी चेंज नहीं होता, मास हमेशा 10 है इसका,
और इसके स्पीड का स्क्वायर, तो स्पीड का स्क्वायर मतलब क्या है, 10 का स्क्वायर कर देंगे, ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, तो ये कितना आ रहा है 5 इंटू 100 हुआ ना, 5 इंटू 100 मतलब कितना हो गया 500 जूल्स का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, मैं हर एक स्टेप में आपको वैल्यूज फाइंड आउट करके दिखा रहा हूँ, आपको क्या करना है स्क्रीन पॉज करना है और ये लिखते जाना है आपको। फिर अगर मुझे कैलकुलेट करना होता फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो मैं क्या लिखता, हाफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट अभी भी कितना है 10 है, लेकिन अब स्पीड कितना हो गया 20 हो गया, तो यहाँ पर 20 का स्क्वायर, ये 1 और ये 5, 20 का स्क्वायर हो गया 400, 400 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 400 इंटू 5 हो जाएगा 400 इंटू 5 हो जाएगा 20,000, सॉरी 2000 जूल्स। तो मैंने क्या किया, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड आउट कर लिया है और मैंने फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, अब दोनों का वैल्यूज अगर मुझे पता है तो मैं नेक्स्ट में क्या कर सकता हूँ, मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो नेक्स्ट में अपन कैलकुलेट करते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आप स्क्रीन पॉज करना और लिख लेना, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं ऐसे रब कर रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप में मैं फाइंड कर लेता हूँ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखेंगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना आया था, फाइनली जो एनर्जी आया था वो 2000 जूल्स का था और इनिशियल जो एनर्जी आया था वो था 500 जूल्स का। तो जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हुआ वो कितना हो जाएगा 1500 जूल्स का, मेरे पास चेंज हो गया क्या। अच्छा, मुझे क्वेश्चन में लेकिन चेंज नहीं पूछा है, मुझसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, परसेंटेज चेंज। तो परसेंटेज चेंज अगर पूछा है तो थोड़ा और कैलकुलेशन करना पड़ेगा। फिर से इसको खाली कर देते हैं, अपने पास स्पेस की कमी है तो इसको खाली कर देते हैं। अब अगर मैं लिखूं परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसका फॉर्मूला हम क्या यूज करेंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनटू 100। अच्छा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज था वो कितना आया था 1500 का चेंज आया था। इनिशियल वैल्यू कितना था, इनिशियल वैल्यू 500 का था इनटू 100, ये 1 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, तो कितने परसेंट का चेंज हो रहा है, तो 300% का चेंज हो रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी में बेसिकली इस 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि काइनेटिक एनर्जी है क्या। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव करता है उसके पास एक एनर्जी है बिकॉज ऑफ इट्स स्पीड, उसके स्पीड के कारण एक एनर्जी है जिसको हम क्या बोलते हैं, उसका काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो ऑब्जेक्ट के मास को उसके स्पीड के स्क्वायर से और हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। अब 3 तरह के क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर बताया। पहला क्वेश्चन जिसमें आपको काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना होगा, दूसरा क्वेश्चन जिसमें आपको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना होगा, और लास्ट क्वेश्चन जिसमें आप क्या करोगे, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करोगे। अब फिजिक्स में कुछ बातें हमेशा के लिए याद रख लेना, जब भी आपको बोला जाए कि यू हैव टू कैलकुलेट चेंज, तो चेंज में क्या करते हैं, फाइनल वैल्यू को इनिशियल वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इसको हम बोलते हैं चेंज। और अगर मैं बोलूं परसेंटेज चेंज, तो परसेंटेज चेंज का मतलब होता है चेंज डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100। इस तरह के फॉर्मूलेस को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, परसेंटेज चेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इससे ज्यादा डिटेल में हमें नहीं जानना है, ठीक है। एक और चीज जो मैंने आपको बताया था, ये याद रखना सिर्फ अभी कि एसआई यूनिट एनर्जी का कितना है, जूल्स है, और इसी का सीजीएस यूनिट क्या होता है, अर्ज, ERG, अर्ज। एसआई यूनिट फोर्स का क्या है, न्यूटन, और इसी फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या होता है, डायन होता है, DYME। ये सब अपने को याद रखना है। इनमें रिलेशंस भी होते हैं लेकिन रिलेशन वगैरह हमारे सिलेबस में भी नहीं है, तो उतना डिटेल में हम नहीं जानेंगे। नेक्स्ट टाइप का एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी है, वो क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।